तो बच्चों गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? 11th के स्टूडेंट, प्यारे प्यारे बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, मेडिकल और इंजीनियरिंग बोथ, कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? और केमिस्ट्री का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है भाई। फटाफट आप लोग नोट्स बना रहे हो, रॉकेट की स्पीड से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग भाई, है ना? ऐसे तो पढ़ोगे तो भैया वीडियो लेक्चर कम पड़ जाएगा मेरा। तुम लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे हो, तेजी के साथ रेस्पॉन्स कर रहे हो, फटाफट फटाफट। क्या करा जाए? वीडियो लेक्चर समय बढ़ाया जाए क्या? क्यों बच्चों, बढ़ाया जाए क्या? इतना तेज तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्या किया जाए, मुझे लगता है समय कुछ बढ़ाना पड़ेगा। चलो इस पर भी मैं फोकस करूंगा। बाकी रेस्पॉन्स तो आप लोग बहुत बढ़िया आ रहा है ना? रॉकेट की स्पीड से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो भाई, तो बच्चों पिछले टर्न पर कुछ मैंने डिस्कस किया था कि आपके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमने 3 कैरेक्टर आपसे डिस्कस किया था, 3 कैरेक्टर। और इसके बाद आज चौथा कैरेक्टर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा, है ना? जो 4th केस में चौथा जो कैरेक्टर मैं डिस्कस करूंगा वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर करूंगा, ठीक है। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेरे की जरूरत है तो मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। देखो बच्चों, एक होता है s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल, इसी तरीके से d ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, है ना? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स हो जाएं और एक कांस्टेंट एनर्जी लेवल का प्रोडक्ट बनाएं, ऑर्बिटल बनाएं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, उसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझो, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों की एनर्जी अलग अलग हुई, हो गई। जब 2 एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पास में आ गए, मिल गए, तो बना sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, बना एक s और एक p। जब एक s और एक p मिलकर बना तो सबकी उस दोनों sp की एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, एक समान एनर्जी हो गई। तो ऐसे को हम बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और या sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, देखो s और p की एनर्जी अलग अलग है। एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे sp2। सिमिलर अगर एक s और 3 p मिलकर बनाएंगे तो sp3 बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ओवरलैपिंग क्यों होती है, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़े से एक एप्लीकेशन की हमको जरूरत है, राइट? तो मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया कि भाई एक s ऑर्बिटल, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, स्मॉल p ही रहेगा, एक p ऑर्बिटल मिलके हमको बना रहे हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमको मिलके बना रहे हैं। सिमिलर एक s ऑर्बिटल, ठीक है, और 2 p ऑर्बिटल मिलके बना रहे sp2 क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। एक और ले लो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ठीक है, मिलके बना रहे हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये मिलके बना रहे हैं। अब समझना, हमारे पास 3 आ गए, एक आ गया, एक आया sp, दूसरा आ गया sp2 और तीसरा आ गया sp3, ठीक है। sp में मैंने क्या लिखवाया? एक s और एक p, है ना? इसमें क्या लिखवाया? एक s, एक p, एक p, यही तो लिखवाया। इसमें क्या लिखवाया? एक s, एक p, एक p और एक p, राइट? अब ध्यान से सुनो, क्या मैं बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन पर आओ। इस वाले केस में 50% तो s होगा
और 50% आपका P होगा। बराबर बराबर हैं दोनों। इस केस में देखो, इस केस में लगभग जो है, इसकी बात करो, लगभग 34 मान लो, अप्रॉक्स की बात कह रहा हूं, या 33 मान लो, चलो 33 मान लो, और ये हमारा हो जाएगा S और 67, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब अप्रॉक्स जोड़ लो भाई, जोड़ लो, लगभग इतना आ जाएगा हमारा, क्या क्या P आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इस केस में देखो अप्रॉक्स लेके चलो, तो 25% आपका S और 75% आपका P, यही तो हुआ। ये अगर ये 25% है तो 3 हो गया, 75 हो गया, ठीक। अब जो है मुद्दे की बात पर आ जाओ, हम समझाना क्या चाहते हैं? हम समझाना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर, क्या S कैरेक्टर। और जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वहीं पर एसिडिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मतलब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे को मिल क्या रहा है? मेरे को ये मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, राइट। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाओ। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को देखा जाए और समझा जाए। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है एल्केन, राइट, और पढ़ा है एल्कीन, और पढ़ा है एल्काइन, राइट। एल्केन की खास बात क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब देखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन होता है, वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अभी याद कर लो, केमिकल बॉन्डिंग में फिर से बताऊंगा बढ़िया से। ये हो जाएगा हमारा sp2 और ये हो जाएगा हमारा sp। अगर मैं s की परसेंटेज निकाल रहा हूं इस केस में, तो s की जो परसेंटेज इस केस में 25%, इस केस में s लगभग हमारा 33% चलेगा, लगभग ले लो, और इस केस में अप्रॉक्स ले लो, बढ़िया रहेगा, लो अप्रॉक्स ले लिया। इस केस में s बराबर हो जाएगा हमारा, कितना है, 50%। अगर मैं ये कहता हूं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे ज्यादा एसिडिटी किसमें है, तो एसिडिटी के लिए हम क्या देखते हैं? एस कैरेक्टर, राइट। अब देखो, और एसिडिटी के लिए देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा कहां है? एल्काइन में। क्यों? क्योंकि यहां 50% है, और सबसे कम कहां है? यहां। तो एसिडिटी का ऑर्डर लगाएंगे तो ये एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा। लिखो बच्चों। अब देखो जरा, एक केस और देखो, एक एग्जाम्पल और देखो, बढ़िया समझ में आ जाएगा। मैंने लिया हुआ है CH3 लिया हुआ है, CH2 लिया हुआ है, CH2 लिया हुआ है, और ये CH3 लिया हुआ है। इसको मैंने फर्स्ट मान लिया,
दूसरा मैंने क्या कह रखा है कि CH3 ले रखा है, CH2 ले रखा है और CS डबल बॉन्ड CH2 ले रखा है और इसको मैंने सेकंड मान लिया, है ना। यह आया हुआ सवाल है इस तरीके का। ये हमारा तीसरा केस क्या है, CH3 है, CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसको मैंने मान लिया ट्रिपल बॉन्ड। अब हमने ये पूछा कि इन तीनों में एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। बच्चों मेरे को क्या चाहिए, एसिडिटी, है ना। एसिडिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या चाहिए, एस कैरेक्टर। आपस में सब मिले हुए हैं, ये आपस में सब मिले हुए हैं, राइट। अब एक बात मेरे को बताओ, देखो मेरे को बात बताओ, इस केस में कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा, 100% sp3 होगा। इस केस में मेरे को क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। अब इस केस में देखो ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, राइट। तो अगर मैं एसिडिटी जानना चाहता हूं, एसिडिटी बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया कैसे पूछा जाता, ऐसा पूछा जाता। छापो। चार के बाद पांच में आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम सुना है ना। H बॉन्डिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, H बॉन्डिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका फंडा सीखो। देख बेटा, अगर मैं सेकेंड पीरियड में बात करता हूं तो ये हो गया 15th, 16th और 17th। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यही देखने को मिलता है, 18 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। 15 ग्रुप का पहला मेंबर कौन है, नाइट्रोजन। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस थर्ड में आ जाएगा, क्यों बच्चों, ये थर्ड में आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, ऑक्सीजन सल्फर, इसमें क्या है, फ्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ये हमने पढ़ा है। लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है नहीं करती है, पक्का। अब इसका मतलब यह हो गया कि अगर मैं पीछे से आगे की तरफ यहां से आऊं तो 15, 16, 17 ग्रुप में इन तीनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और इन तीनों में अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसा है। और अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन्हीं की है। अपने ग्रुप में इसकी है, इस ग्रुप में इसकी है, इस ग्रुप में इसकी है, अपने अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब एक बात बताओ कि 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन और 17 ग्रुप में फ्लोरीन, राइट, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेशन क्या है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जब मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में HF दिख रहा है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, या फिर H के साथ O दिख रहा है, या H के साथ आपका N दिख रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों फोन जानते हो, फोन FON, फोन को किससे उठाते हो, हैंड से,
हाथ से उठाते हो, पैर से उठाते हो? कुछ बच्चे कहेंगे पैर से भी उठा लेते हैं साहब। पैर से नहीं उठता है फोन। फोन किससे उठाते हो? हाथ से। एच फॉर हैंड। अगर फोन एस से जुड़ा है, देखो फोन हाइड्रोजन एस से जुड़ा है, अगर फोन एस से जुड़ा है तो उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन हमारा क्या बना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर हम पानी की बात करें, अमोनिया की बात करें या HF की बात करें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा अभी देखो, अभी खाली समझ लो। ये हमारा अमोनिया हो गया, राइट, दिख रहा है, और ये हमारा HF हो गया, राइट। तो एक बात मेरे को बताओ, इस केस में OH दिख रहा है, इस केस में NH दिख रहा है, इस केस में HF दिख रहा है। तो अगर ये बॉन्ड कहीं पर आपको देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कहने का मतलब डेफिनेशन क्या निकल करके आई, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ी सी मेरे को जरूरत है, एसिडिटी में जरूरत है, इन सब की जरूरत है क्वेश्चन कराने के लिए, अच्छे क्वेश्चन बताने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता रहा हूं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर से हमारी बात सुन ले, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो एक स्टेटमेंट लिखो, पहले इतना लिखो, लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, they forms हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। नेक्स्ट पेन से लिखो, स्टार बना के दूसरे पेन से लिखना बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग is responsible for solubility of compound, in water। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका मतलब मान के चलिए वो पानी में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मान के चलिए वो कंपाउंड पानी में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा सा हमारी बात ध्यान से सुने, कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो क्लोरीन ने क्यों नहीं बनाया साहब, या सल्फर ने क्यों नहीं बनाया, या फास्फोरस ने क्यों नहीं बनाया? क्वेश्चन ये भी बनता है। बच्चों एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? ऊपर से नीचे आने पर कम होगा और लेफ्ट राइट चलने पर बढ़ेगा। तो जब हम 17 ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? कम हो गई। और 16 में आ गए तो कम हो गई, 15 में आ गए तो कम हो गई। और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ये है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ये है, और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा ये है, यानी इसका कोई चक्कर नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन ये लिखवाते हैं कि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बनाता है तो उसकी एक ही वजह है, क्या है वजह? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बनाएगा। एक दूसरे पेन से लिखो फास्फोरस, सल्फर,
and chlorine not form hydrogen bond because they contain not forms hydrogen bond because they contain low electronegativity in their respective group। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी नंबर है लिखो, नंबर 5 या 6 जो है, ठीक है, लिखो बेटा, नोट कर लिया सब लोगों ने फटाफट। अब देखो एसिडिटी, एसिड क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। एसिड क्या होता है? एसिड वो बला होती है, एसिड वो बला होगी जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा, ठीक है, और बेस क्या होगा, जो OH आयन निकालेगा। ये क्लियर है ना? क्लियर है ना? अच्छा, थोड़ा समझना, एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है, जैसे HNO3, H2SO4, है ना। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो अब फैमिली 10th में पढ़ चुके हो, बाकी हम थोड़ा बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेस क्या होता है? जो OH- को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जैसे NaOH, है ना, KOH, समथिंग, ठीक। तो एसिडिटी के लिए हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं, एसिडिटी के सवाल जब हम लगाते हैं, तो सिर्फ हमारे सामने दो बातें आती हैं, वन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और अनदर इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम एसिडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दो बातें, पहला तो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा एसिडिटी के सामने क्वेश्चन आएगा कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सारे एसिडिटी के प्रॉब्लम की इन्हीं दो केस से हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे एसिडिटी के प्रॉब्लम इन्हीं दो केसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले नोट करो। अब कुछ बढ़िया बढ़िया केस लेके शुरू करें। देख, बढ़िया बढ़िया केस लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया केस, है ना। अब देख, पहला केस और सबसे ज्यादा गड़बड़ करने वाला केस, एक तरीके से एक्सेप्शन नहीं मान सकते हो, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो एक्सेप्शन की तरह दिखेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक, हमने आपको ये पढ़ाया है कि एसिडिटी के लिए हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है ना। पहला केस मैं लेने जा रहा हूं HX मॉलिक्यूल। एक बात समझ लेना, इसको मैंने जो सिखाया है ना, खाली बोर्ड भरने के लिए नहीं सिखाया कि अच्छा लगेगा, हाँ H+ लिख देंगे तो अच्छा लगेगा आप लोग, इसका मतलब है फर्जी में एक वर्ड भी नहीं लिखूंगा। अगर मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है तो मान के चलना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हमको परेशान करने वाला है। अगर सर ने कुछ लिख दिया, इसका मतलब मान के चलो कोई ना कोई लॉजिक होगा, कहीं ना कहीं कोई चक्कर होगा, किसी सवाल में कोई चक्कर होगा, इसकी वजह से लिखा है। बोर्ड भरने के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, मेरी बात सुन रहा है। अब इसको लिखने का पीछे एक ही लॉजिक है, जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, यहां आप गड़बड़ करने वाले हो, यहां क्या करने वाले हो, गड़बड़ करने वाला हो। देखो हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। अब X बराबर मान लो हैलोजन, क्या मान लो, हैलोजन, और हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन मान लो। अब हमने क्या ले लिया, पहला लिया HF लिया, दूसरा लिया HCl ले लिया, तीसरा ले लिया HBr ले लिया, और चौथा मैंने HI ले लिया। ये I है, ये I है। अब एक बात देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैंने पूछा कि एसिडिटी का ऑर्डर, अगर मैंने एसिडिटी का ऑर्डर पूछा तो आप क्या कहने वाले हो साहब, HF, फिर HCl, फिर आपका HBr और लास्ट में HI, ये कहने वाले हो आप। और हमने पूछा साहब ऐसा क्यों, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा F और ये Cl, ये Br और ये I, ये आपको दिख रहा है, ठीक। और ऐसा यहां भी लिखा हुआ है, और यही ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज भी कर रही है। तो कह रहे हो आप कि साहब ये तो सही है, ये सही है, ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन दिस वन रॉन्ग, दिस वन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, थोड़ा समझो बेटा। एक बात बता, एसिड क्या होता है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है? अच्छा, मैंने HX मॉलिक्यूल में देखा रखा है। एक बात मेरे को बताओ कि H तो सभी में कॉमन है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले मैं बता चुका हूं। अब जो है, अगर हम FCl BRI में ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक साइज यानी कि साइज क्या करेगी, साइज इंक्रीज करेगी। जब साइज इंक्रीज करेगी तो रेडियाई क्या करेगी, रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, जब रेडियाई इंक्रीज करेगी तो इसकी दूरी बढ़ेगी, इसकी दूरी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा दूरी इसके बीच में होगी। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, यानी इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है क्या हो गया, है ना, इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, इस केस में मैक्सिमम हो गया। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसको तोड़ना भी आसान होगा, यानी यहां से H+ आसान होगा। जब H+ आसान होगा तो जहां आसानी से H+ निकलेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो सबसे बढ़िया एसिड, यानी कि बॉन्ड लेंथ की वजह से सबसे जो बढ़िया एसिड होगा वो कौन होगा, वो होगा HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कमजोर HF। अब आपको समझ में आया कि प्रोटॉन क्यों समझाया था मैंने आपको, इसीलिए समझाया था। मैं जानता था मेजर ऑफ स्टूडेंट ये करके आते हैं एग्जाम में और उनका आंसर गलत होता है। ये आंसर गलत है, हम थ्योरम में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अप्लाइड केस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और अक्सर आप लोग गलत करके आते हैं। उसको मैं पहले यूज करूंगा, पहले उसका फंडे सिखाऊंगा। नॉर्मल तो सब लोग जानते हैं, नॉर्मल से कोई कंपटीशन में प्रोग्रेस नहीं करने वाला, नॉर्मल सबके सही होते हैं। जो टिपिकल केस के सही हो जाएंगे वो सेलेक्ट होगा, जो जिसके टिपिकल केस गलत हो जाएंगे वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो पहले जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे टिपिकल केस को हैंडल करेंगे। इजी तो सब लोग कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, इजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिपिकल केस को आपने करेक्ट मार दिया, यू आर सेलेक्टेड। इज दैट क्लियर? नोट करो। लिखा बच्चों? एक और केस लिखो, एक और केस लिखो। हमने ले रखा है NH3 CH4, ठीक है। ये ट्रिपल केस नहीं है, सिंपल ट्रैक पर रहेगा। एक रहेगा पानी, है ना, और एक ले लो HF, ठीक है बच्चों। इसमें जरा एक बात समझना कि
हम जानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें एसिडिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने के लिए हम सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। देखो सेंट्रल एटम को यानी कि मेन एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल हैं, ठीक है, लेकिन सब रूल को पढ़ने के बाद मेरा जो अपना रूल कहता है कि सेंट्रल 99.9% केस में अप्लाई होगा, जो मैं बोल रहा हूं वो 99.9% केस में अप्लाई होगा। सेंट्रल एटम वही होगा जिसके संख्या कम होगी, नंबर्स कम होंगे, राइट। सेंट्रल एटम वही होगा जिसके नंबर्स कम होंगे। हाइड्रोजन जनरली सेंट्रल एटम काम नहीं करता है। सेंट्रल एटम वही होगा जिसके नंबर्स कम होंगे, लेकिन हाइड्रोजन जनरली काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में सेंट्रल एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। इस केस में कौन होगा, कार्बन। इस केस में कौन होगा, ऑक्सीजन। इस केस में कौन होगा, फ्लोरीन। जरा ऑर्डर लगाओ बच्चों, ऑर्डर लगाओ। ये मैंने लिखा 14 ग्रुप, फिर मैंने लिखा 15 ग्रुप, फिर लिखा मैंने 16 ग्रुप, फिर लिखा मैंने 17 ग्रुप। अब मेरे को बात बताओ, 14 ग्रुप में कौन, कार्बन। यहां कौन, नाइट्रोजन। यहां कौन, ऑक्सीजन। यहां कौन, फ्लोरीन। लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। एक बात मेरे को बताओ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का अटैचमेंट किससे है, HF। ये किसके साथ है, पानी। ये किसके साथ है, अमोनिया। और अमोनिया NH3 ये किसके साथ है, CH4। मेरे को जरा ऑर्डर बताओ, बताओ ऑर्डर। दिस वन, दिस वन, दिस वन। इज दैट क्लियर? नोट करो, देखो सबसे बढ़िया फंडा, इजी, नोट करो।